केजीपी में पिछली क्लास में अपन ने देसी नस्लों के संरक्षण के तरीके पढ़े थे। देसी नस्लों के संरक्षण के तरीके, इस प्रकार उनको संरक्षित किया जाता है। विलुप्त होती हुई देसी नस्ल की जो गायें होती है उनको, या अपन कह सकते हैं जो भी गायों के अलावा और भी कई, जैसे भैंसों की देसी नस्ल है, मुर्गियों की देसी नस्ल है, उनको किस प्रकार संरक्षित किया जाए वो चीज़ अपन ने देखी थी। तो पहला उसमें अपन ने देखा था इन सिटू कंजर्वेशन। इन सिटू कंजर्वेशन में क्या पढ़ा था अपन ने? इन सिटू कंजर्वेशन मतलब किसी भी नस्ल का संरक्षण उसी स्थान पर किया जाए जिस स्थान पर वह रहते हैं या वह पाए जाते हैं। वह नस्ल जो जिस स्थान पर पाई जाती है उसी स्थान पर उस नस्ल का संरक्षण करना क्या कहलाता है? इन सिटू कंजर्वेशन। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा गाँवों के अंदर लोग देसी नस्ल की गाय पालते हैं, सही है, तो उनको और ज़्यादा प्रोत्साहित करना, या अपन कह सकते हैं पशुपालकों को देसी नस्ल की गाय पालने के लिए प्रोत्साहित करना, उनको जो भी आवश्यकताएं हैं वो सारी प्रोवाइड करवाना, ये सारे किसके अंदर आते हैं? ये आते हैं इन सिटू कंजर्वेशन के अंदर। दूसरा अपन ने देखा था एक्स सिटू कंजर्वेशन। एक्स सिटू कंजर्वेशन का मतलब होता है कि जहाँ पे वो नस्ल पाई जाती है उस स्थान पे न करके उनका संरक्षण कहीं और लेबोरेटरी के अंदर इनके किसी इस ऑर्गन का या किसी अंग का संरक्षण करना। जैसे कि कई एग्जांपल मैंने आपको बताए थे। इसके अंदर मुर्गियों की बात करें तो एग का कंजर्वेशन करना, प्लेसेंटा का कंजर्वेशन करना, भ्रूण एम्ब्रियो का कंजर्वेशन करना, सही है। इसके अलावा जो सीमन होता है उसका कंजर्वेशन करना, सीमन का कंजर्वेशन करना, ये सारे किसके अंदर आते हैं? ये आते हैं एक्स सिटू कंजर्वेशन के अंदर। एक्स सिटू का मतलब होता है जिस स्थान पर वो पाए जाते हैं उस स्थान से उसको ले जाकर कहीं लेबोरेटरीज के अंदर उनका संरक्षण करना। इसके अंदर जो किफ़ायती, या अपन कह सकते हैं कि जो अच्छा तरीका है, सरल तरीका है, वो कौन सा है? एक्स सिटू कंजर्वेशन। क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा लागत नहीं आती, पैसे ज़्यादा खर्च नहीं होते, ज़्यादा मेहनत की जरूरत इसके अंदर नहीं पड़ती, ठीक है। इसके अंदर पशुओं को पालना पड़ता है, उनके अंदर देसी नस्ल के गायों का जो होता है प्रजनन करवाया जाता है देसी नस्ल के सांडों से, फिर उनकी संतति होती है, संतति को फिर उनको पाल पोस के बड़ा किया जाता है। तो इसमें क्या होता है? मेहनत ज़्यादा लगती है। मेहनत के साथ साथ इसके अंदर इकोनॉमिक लॉस भी ज़्यादा होता है। तो इसके अंदर जो एक्स सिटू कंजर्वेशन है वो ज़्यादा सरल तरीका माना गया है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं पशुधन उत्पादन संवर्धन के सिद्धांत। पशुधन उत्पादन संवर्धन के सिद्धांत। पशुधन उत्पादन संवर्धन के सिद्धांत। देखो, संवर्धन की जो तकनीक है वो क्यों आवश्यक है? ये सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि नस्ल सुधार के लिए किसी भी पशुधन का जो गाय या भैंस, भेड़, बकरी, उनका संवर्धन आवश्यक होता है, सही है। नस्ल सुधार के लिए उनका संवर्धन आवश्यक होता है। जैसे कि अपने अगर संवर्धन तकनीक की बात करें तो संवर्धन तकनीक में जो मिल्क यानी दूध देने वाली जो गाय होती है उनको पाल पोस के बड़ा करना, उनकी नस्ल सुधार करना, इसके अलावा मांस उत्पन्न करने वाले गोवंश जो होते हैं उसके अलावा उनका प्रोडक्शन ज़्यादा करना, बफेलोज का प्रोडक्शन ज़्यादा करना जो मिल्क प्रोडक्शन करती है और साथ ही साथ मांस उत्पन्न करती है। इसके अलावा भेड़ पालन करना, ऊन के लिए, ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ पालन करना, ये सब जो सारे काम हैं ये किसके ऊपर डिपेंड होते हैं? ये संवर्धन के सिद्धांतों के ऊपर डिपेंड होते हैं। अपन कह सकते हैं कि संवर्धन तकनीकें होती है अलग अलग संवर्धन की तकनीकें। संवर्धन का मतलब होता है कि प्रोग्रेस। संवर्धन का मतलब क्या होता है? प्रोग्रेस। एक कम उपयोगिता वाली नस्ल को लेके उनके अंदर प्रजनन करवाया जाता है, उनके अंदर विभिन्न प्रकार के परिवर्तन करवाए जाते हैं जिससे जो अगली संतति प्राप्त होती है वो अच्छी संतति प्राप्त होती है। इसी को क्या कहा जाता है? संवर्धन कहा जाता है, सही है। पशुधन उत्पादन संवर्धन के सिद्धांतों के अंदर कई प्रकार के सिद्धांत अपन देखेंगे। जैसे कि पहला अंत्य प्रजनन, अंत प्रजनन,
पहले अपन बात कर चुके हैं इसके बारे में। अंतःप्रजनन क्या होता है? अंतःप्रजनन क्या होता है? एक ही नस्ल के मध्य, सही है, या अपन कह सकते हैं संबंध रखने वाले जीवों के मध्य आपस में अगर प्रजनन करवाया जाता है तो उसे अंतःप्रजनन कहा जाता है। संबंध रखने वाले जीवों में संकरण या प्रजनन, संबंध रखने वाले जीवों में प्रजनन करवाना क्या कहलाता है? अंतःप्रजनन कहलाता है। क्या कहलाता है? अंतःप्रजनन। अब देखो, अंतःप्रजनन की आवश्यकता क्यों पड़ी? अंतःप्रजनन की आवश्यकता पड़ी एक शुद्ध प्रकार की नस्ल प्राप्त करने के लिए, सही है। इसका उपयोग, अंतःप्रजनन का उपयोग लिमिट में करना ही ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था अगर इसका उपयोग ज़्यादा रहेगा, अंतःप्रजनन का उपयोग ज़्यादा होगा तो बाहर की विभिन्नताएं पशु के अंदर नहीं आ पाएगी या नई संतति प्राप्त होती है उसके अंदर बाहर की विभिन्नताएं नहीं आ पाएगी। और विभिन्नताएं नहीं आ पाएगी तो उत्परिवर्तन कैसे होगा? जीव के अंदर परिवर्तन कैसे आएगा? सही है, अच्छी संतति कैसे प्राप्त होगी? जाहिर सी बात है। तो अंतःप्रजनन जो होता है वो करवाना पड़ता है। और क्यों करवाना पड़ता है? एक शुद्ध नस्ल प्राप्त करने के लिए अंतःप्रजनन करवाना पड़ता है। लेकिन अगर ये कुछ लिमिट तक ही रहे तो ये ज़्यादा अच्छा होता है। अगर ज़्यादा अंतःप्रजनन करवाया जाए तो इससे एक नुकसान होता है जिसको बोला जाता है अंतःप्रजनन अवसादन। अंतःप्रजनन, इसका एक नेगेटिव इफेक्ट है अंतःप्रजनन अवसादन या अंतःप्रजनन दबाव जिसको बोल सकते हैं, अंतःप्रजनन डिप्रेशन। ये मैंने आपको बताया था जब अंतःप्रजनन अपन ने पढ़ा था, तो उस समय मैंने आपको बताया था कि अंतःप्रजनन जो होता है वो क्यों करवाया जाता है और इसकी क्या कमियां होती हैं या क्या लाभ होते हैं इसके। अंतःप्रजनन दो प्रकार के मैंने आपको बताए थे। अंतःप्रजनन दो प्रकार के बताए थे, कौन कौन से? एक तो घनिष्ठ संबंध रखने वाले जीवों के बीच में प्रजनन करवाना, घनिष्ठ संबंध रखने वाले जीवों के बीच में प्रजनन करवाना। एक दूसरा कौन सा था? जो घनिष्ठ संबंध नहीं रखने वाले जीवों के बीच में प्रजनन करवाना। मतलब जैसे कि अपन बात करते हैं कजन्स और आपस में कजन्स के मध्य अगर प्रजनन करवाया तो दूसरा प्रकार होएगा। और अगर संबंध, घनिष्ठ संबंध, अगर जैसे कि सगे भाई बहन हो, माता पिता हो, इनके बीच में अगर कोई प्रजनन करवाया जाता है तो क्या कहलाता है? अंतःप्रजनन का दूसरा प्रकार। दूसरा इसका आता है, दूसरा टाइप आता है विभिन्नता। दूसरा टाइप का आता है विभिन्नता। विभिन्नता मतलब वेरिएशन। इसके प्रकार, पहले तो अंतःप्रजनन के दो प्रकार कौन से थे? एक तो लाइन इनब्रीडिंग, एक तो हो गया क्लोज इनब्रीडिंग। एक होती है लाइन इनब्रीडिंग, एक होती है लाइन इनब्रीडिंग। ये दो प्रकार के बताए थे। क्लोज इनब्रीडिंग जो मतलब घनिष्ठ संबंध रखने वाले जीवों के बीच में अगर क्रॉस करवाया जाता है तो क्लोज इनब्रीडिंग, और कजन्स के बीच में अगर क्रॉस करवाया जाता है तो लाइन इनब्रीडिंग कहलाता है। ये अपन ने इसके बारे में देखा था पहले। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट टाइप आता है इसका विभिन्नता, वेरिएशन। वेरिएशन, विभिन्नता। देखो, किसी भी पशु के अंदर या संतति के अंदर विभिन्नता होना आवश्यक होता है। विभिन्नता का मतलब होता है अपने माता पिता से कुछ अलग लक्षण प्राप्त करना, सही है। विभिन्नता का मतलब होता है संतति के अंदर अगर अपने माता पिता से कुछ अलग लक्षण प्राप्त होते हैं तो उसको बोला जाता है विभिन्नता, वेरिएशन। ये वेरिएशन जो होते हैं उत्परिवर्तन के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, उत्परिवर्तन के द्वारा प्राप्त होते हैं। किसके द्वारा? उत्परिवर्तन के द्वारा प्राप्त होते हैं। जैसे कि आपने क्रॉसिंग ओवर का नाम सुना होगा, जीन विनिमय। जीन विनिमय, जीनों का विनिमय होना मतलब जब कोशिका विभाजन होता है तो कोशिका विभाजन की एक अवस्था होती है जिसमें अर्धसूत्री विभाजन, कोशिका विभाजन होता है। उस समय एक अवस्था आती है जिसके अंदर जीन विनिमय की क्रिया होती है। मतलब आपस में जो गुणसूत्र होते हैं वो आपस में जीनों का आदान प्रदान करते हैं। जीनों का आदान प्रदान करेंगे तो क्या होगा? उत्परिवर्तन की कंडीशन आएगी। उत्परिवर्तन की कंडीशन आएगी तो विभिन्नताएं जो होती है वो नेक्स्ट संतति के अंदर विभिन्नताएं अपन को दिखाई देती है, सही है। तो विभिन्नता जो होती है वो
बेहतर स्थिति या बेहतर प्राणी उत्पन्न करने के लिए आवश्यक होती है, जिसके अंदर जैसे कि नस्ल का सुधार करना, गुणवत्ता में सुधार करना, ये सब चाहिए। तो अपन को विभिन्नता यानी कि जो संतति होती है इसके अंदर विभिन्नता जरूरी हो जाती है। विभिन्नता जो होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है जीनीय विभिन्नता, जीनीय विभिन्नता। ये अपन क्या पढ़ रहे हैं पहले बताओ। संवर्धन के सिद्धांत पढ़ रहे हैं, मतलब किसी भी संतति के अंदर, यानी कि अपन पहले क्या करेंगे, माता पिता का चयन करेंगे, चयन करने के बाद संतति उत्पन्न होती है, तो अच्छी संतति प्राप्त करने के लिए कौन कौन सी तकनीक अपन को चाहिए, सही है। अच्छी संतति प्राप्त करने के लिए कौन कौन सी तकनीकें अपन विकसित करते हैं या अपन अप्लाई करते हैं पशुओं के ऊपर, तो ये सारी वो तकनीकें हैं, जैसे कि अंतःप्रजनन करना, विभिन्नता प्राप्त करना। तो विभिन्नताएं जो होती है वो दो प्रकार की होती है। जीन विभिन्नता, मतलब जीन के अंदर किसी प्रकार की विभिन्नता देखने को मिलती है, जीन में भिन्नता। जैसे कि मैंने बताया जीन विनिमय जो होता है, क्रॉसिंग ओवर, उसकी वजह से जीन के अंदर विभिन्नता आ जाती है। यानी कि अपन माता पिता से भ्रूण के अंदर या संतति के अंदर जो भी विभिन्नता आती है वो जीनों के अंदर अगर विभिन्नता देखने को मिलती है तो जीन विभिन्नता कहलाती है। क्या कहलाती है? जीन विभिन्नता। ये विभिन्नताएं जीनों के द्वारा कंट्रोल की जाती है, गुणसूत्र के ऊपर जो जीन उपस्थित होते हैं उनके द्वारा कंट्रोल की जाती है। जीन विभिन्नता जितनी अधिक होगी, हाँ सही है, उसके अलावा जीन विभिन्नता जितनी अधिक होगी, प्राणी के अंदर जीन सुधार उतना ही ज़्यादा अधिक देखने को मिलेगा। प्राणी की जीनों में अगर जितनी ज़्यादा विभिन्नता होगी, सही है, जितनी ज़्यादा विभिन्नताएं होगी तो उसके जीन में उतनी ही ज़्यादा विभिन्नता देखने को मिलेगी। तो जीनों के अंदर पाई जाने वाली विभिन्नता को जीनीय विभिन्नता कहा जाता है। इसका दूसरा टाइप क्या है? लक्षणात्मक विभिन्नता। लक्षणात्मक विभिन्नता मतलब लक्षणों के अंदर विभिन्नता आपको देखने को मिलती है। लक्षण उसकी बात कर रहा हूँ जो फिनोटाइपिक वेरिएशन, इसको क्या बोला था? इसको बोला था जीनोटाइपिक वेरिएशन। इंग्लिश भी याद रखना है आपको, जीनोटाइपिक वेरिएशन। ये हो गया फिनोटाइपिक वेरिएशन। यानी कि जीनों के अंदर अगर विभिन्नता देखने को मिलती है तो उसको बोला जाता है जीनोटाइपिक वेरिएशन। और बाहर से देखने वाले लक्षणों के ऊपर अगर विभिन्नता देखने को मिलती है, मतलब लक्षणात्मक विभिन्नता। फिनोटाइपिक का अर्थ क्या बताया था मैंने कल आपको? फिनोटाइप का मतलब होता है कि वो लक्षण जो अपन नग्न आंखों से उनको देख सकते हैं, जैसे कि पशु का कलर, पशु की साइज, पशु की लंबाई, सही है। इसके अलावा दूध का उत्पादन, ये सब अपन किससे बाहरी आंखों से देख सकते हैं, तो इसको लक्षणात्मक ट्रेड कहा जाता है, लक्षणात्मक परिवर्तन इसको कहा जाता है। लक्षणात्मक विभिन्नताएं जो ऐसे बाहर से देखने पर या अपन फिनोटाइपिक लक्षणों के अंदर अगर आपको किसी प्रकार की विभिन्नता देखने को मिलती है तो उसे कहा जाता है लक्षणात्मक विभिन्नता। जैसे कि उदाहरण की बात करें तो जैसे कि पशु का खान पान, उनके अंदर किसी प्रकार की विभिन्नता देखने को मिलती है तो वो लक्षणात्मक विभिन्नता कहलाती है, सही है। इसके अलावा आवास व्यवस्था, सही है। रोग की स्थिति, पशु के अंदर किस प्रकार का रोग है, रोग की स्थिति। पशु का रंग हो गया। इसके अलावा दुग्ध उत्पादन हो गया। बाहर से देखने पर जिन लक्षणों का पता लगाया जा सकता है उन लक्षणों को फिनोटाइपिक ट्रेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है उनको? फिनोटाइपिक ट्रेट। और उन लक्षणों के अंदर किसी प्रकार की अगर विभिन्नता देखने को मिलती है तो उसे कहा जाता है फिनोटाइपिक वेरिएशन। क्या कहा जाता है उसको? फिनोटाइपिक वेरिएशन। तो ये हो गए विभिन्नता के प्रकार। एक हो गया अंतःप्रजनन, दूसरा हो गया विभिन्नता। विभिन्नता में अपन ने देखा दो जीनीय विभिन्नता, जीनों के अंदर विभिन्नता पाई जाती है उसे जीनीय विभिन्नता कहते हैं, जिसको जीनोटाइपिक वेरिएशन कहा जाता है। एक होती है लक्षणात्मक विभिन्नता जिसको फिनोटाइपिक वेरिएशन कहा जाता है। मतलब फिनोटाइपिक ट्रेट जो होते हैं, बाहर से देखने पर जो लक्षण अपन को महसूस होते हैं उनमें अगर किसी प्रकार की विभिन्नता देखने को मिलती है तो वो क्या कहलाती है? फिनोटाइपिक वेरिएशन या लक्षणात्मक विभिन्नता।
जिनको बाहर से देखने पर पता नहीं लगाया जा सकता उनको बोला जाता है जीनीय विभिन्नता। जैसे कि कोशिका के अंदर गुणसूत्रों के अंदर आपस में अगर कोई विभिन्नता देखने को मिलती है तो उसको जीनीय विभिन्नता कहा जाता है। लक्षणात्मक विभिन्नता, यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है, लक्षणात्मक विभिन्नता जो होती है वो पर्यावरण के ऊपर निर्भर करती है, पर्यावरण के ऊपर भी निर्भर करती है। पर्यावरण के अनुसार बाहरी लक्षण परिवर्तित हो सकते हैं, लेकिन जो जीनीय विभिन्नता है वो पर्यावरण के ऊपर डिपेंड नहीं होती है, पर्यावरण के ऊपर किसी प्रकार की निर्भरता नहीं रखती है, क्योंकि जीन जो होते हैं कोशिका के अंदर पाए जाते हैं, उनके ऊपर बाहरी वातावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन अगर लक्षणात्मक विभिन्नता की बात करें तो लक्षणात्मक विभिन्नता बाहरी वातावरण के जो प्रभाव होते हैं उनके ऊपर डिपेंड होती है, बाहरी पर्यावरण के जो प्रभाव है उनके ऊपर डिपेंड रहती है। इसलिए अपन कह सकते हैं पर्यावरणीय प्रभाव जो होते हैं उनके द्वारा लक्षणात्मक विभिन्नता को परिवर्तित किया जा सकता है, लेकिन जीनीय विभिन्नता को पर्यावरण के आधार पर परिवर्तित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट तीसरा टाइप आता है इसका हेरिटेबिलिटी। हेरिटेबिलिटी क्या होती है? हेरिटेबिलिटी होती है जीनीय विभिन्नता और लक्षणात्मक विभिन्नता का जो अनुपात होता है उसको क्या कहा जाता है? हेरिटेबिलिटी। जीनीय विभिन्नता और लक्षणात्मक विभिन्नता, इनका जो अनुपात देखने को मिलता है उसे कहा जाता है हेरिटेबिलिटी। सही है। हेरिटेबिलिटी क्या होती है? जीनीय विभिन्नता और लक्षणात्मक विभिन्नता, जो भी अपने वेरिएशन पढ़े थे, फिनोटाइपिक जीनोटाइपिक वेरिएशन हटा, फिनोटाइपिक वेरिएशन क्या कहलाता है? हेरिटेबिलिटी। अब हेरिटेबिलिटी क्यों आवश्यक होती है? हेरिटेबिलिटी आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि अपन को उन लक्षणों के बारे में पता चलता है, हेरिटेबिलिटी से उन लक्षणों के बारे में अपन को पता चलता है जो लक्षण कि कौन से लक्षण जो होते हैं वो संतति के अंदर पेरेंट्स से संतति के अंदर ट्रांसफर होंगे और कौन से लक्षण जो होते हैं वो संतति के अंदर ट्रांसफर नहीं होते, संतति उनको खुद प्राप्त करती है पर्यावरण से या किसी और कारण की वजह से। तो हेरिटेबिलिटी होती है, इससे ये दो चीज़ें पता लगाई जा सकती है कि कौन से लक्षण जो होते हैं वो पेरेंट्स से किस में जाएंगे, संतति के अंदर जाएंगे, या पेरेंट्स से संतति के अंदर नहीं जाएंगे। ये पता चल गया। हेरिटेबिलिटी क्या होती है? एग्जाम में पूछा जाता है कई बार। जीनीय विभिन्नता और लक्षणात्मक विभिन्नता दोनों का अनुपात क्या कहलाता है? हेरिटेबिलिटी। हेरिटेबिलिटी का उपयोग क्यों किया जाता है? उन लक्षणों का पता लगाने के लिए कि कौन से लक्षण जो होते हैं वो माता पिता की संतति में जा रहे हैं तो कौन से लक्षण माता पिता की संतति में नहीं जा रहे, ऐसे लक्षणों का पता लगाने के लिए हेरिटेबिलिटी का उपयोग किया जाता है। दूसरा टाइप, चौथा टाइप इसका संकरण। संकरण या संकर प्रजनन। संकरण या संकर प्रजनन। संकरण क्या होता है? देखो, सबसे पहले तो इसके लिए मैंने कई प्रकार के आपको टाइप बताए थे संकरण के। उसमें सबसे पहले अपन क्या करते हैं? चयन करते हैं। सबसे पहला इसका स्टेप क्या होगा? चयन करना। चयन का मतलब होता है तो योग्य मेल और फीमेल का चयन करना। तो संकरण के लिए अपन योग्य मानते हैं ऐसे
नर या मादा का चयन करना, उनका आपस में क्या करवाया जाता है, संकरण करवाया जाता है। संकरण से क्या प्राप्त की जाती है, संतति। इसका मतलब यह है कि चयन का मतलब है कि नर और मादा का चयन करना, वो नर और मादा जो अपने लिए वांछित लक्षण रखते हैं, ऐसे लक्षण जो अपने लिए आवश्यक है, अपने लिए जरूरी है, ऐसे लक्षणों का चयन किया जाता है किसके अंदर, नर के अंदर और मादा के अंदर, और उनका आपस में क्या किया जाता है, उनका आपस में प्रजनन करवाया जाता है, ताकि अपन को जो संतति प्राप्त होती है उस संतति के अंदर वो सारे लक्षण मिल सके जो नर और मादा में अपन ने चयन किए थे। नर और मादा में जिन लक्षणों का अपन ने चयन किया था वो सारे लक्षण अपन को संतति में मिल सके, तो ये क्रिया क्या कहलाती है, संकरण। और ये भी एक संवर्धन के लिए पशु के उत्पादन संवर्धन के लिए, यानी कि उत्पादन बढ़ाने के लिए जरूरी होती है। ये सारे जो अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं ये पशु के उत्पादन, यानी कि जैसे कि मैंने आपको बताया था उत्पादन, गाय भैंस की अगर बात करें तो उनमें मिल्क प्रोडक्शन हो गया, भेड़ की अगर बात करें तो उनमें ऊन का उत्पादन हो गया, सही है। जो उत्पादन होता है उत्पादन बढ़ाने के लिए ये सारी क्रियाएं करनी पड़ती है, जिसमें हेरिटेबिलिटी हो गया, संकरण हो गया, इसके अलावा अंतर प्रजनन हो गया, वेरिएशंस लानी पड़ती है, सही है। तो ये सारे काम हो गए। संकरण का मतलब होता है नर और मादा का चयन करना, वांछित लक्षण के नर और मादा का चयन करना, उसके बाद में उनमें प्रजनन करवाना और नई संतति प्राप्त करना। इसके अंदर संकर ओज एक टॉपिक आया था। संकर ओज का मतलब क्या होता है, संकर ओज का मतलब होता है कि जो संतति प्राप्त होती है नर और मादा के प्रजनन से संतति प्राप्त होती है, वो संतति नर और मादा से अधिक सर्वश्रेष्ठ होती है। नर और मादा से अधिक श्रेष्ठ अगर संतति प्राप्त होती है तो इस गुण को संकर ओज कहा है, सही है। जैसे कि अपन ने नर और मादा का चयन किया, उसका क्रॉस करवाया, ऐसे वांछित लक्षण जो अपन को संतति के अंदर चाहिए, ऐसे वांछित लक्षणों के नर और मादा अपन ने चयन किया। चयन करने के बाद उनमें क्या करवाया, संकरण करवाया। संकरण करवा के संतति प्राप्त होती है। इस संतति में जो गुण होते हैं वो इन नर और मादा दोनों से अधिक अगर श्रेष्ठ लक्षण है तो इसको संकर ओज बोला जाता है। ये संकर ओज जो है दो प्रकार से करवाया जा सकता है। ब्रीडिंग वैल्यू के आधार पर नर और मादा का चयन किया जाता है। तो एक होता है हाई ब्रीडिंग वैल्यू का मेल, इसका अगर क्रॉस करवाते हैं हाई ब्रीडिंग वैल्यू की फीमेल से, हाई ब्रीडिंग वैल्यू फीमेल से इसका क्रॉस करवाते हैं तो जो संतति प्राप्त होती है उसमें संकर ओज लक्षण देखने को मिल सकते हैं। कौन से लक्षण, संकर ओज का लक्षण इसके अंदर देखने को मिल सकता है। इसमें ब्रीडिंग वैल्यू हाई होनी चाहिए मेल की और फीमेल की भी हाई होनी चाहिए। इससे जो संतति प्राप्त होगी वो इस मेल और फीमेल से दोनों से श्रेष्ठ प्राप्त होगी, तो इसको अपन क्या कहते हैं, संकर ओज। इसके अलावा एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका एक और होता है कि लो ब्रीडिंग वैल्यू का मेल और इसका क्रॉस करवाते हैं लो ब्रीडिंग वैल्यू के फीमेल से, इसका क्रॉस करवाते हैं, तब जो संतति प्राप्त होती है वो भी एक प्रकार से संकर ओज प्राप्त होती है। संकर ओज, इसमें भी संकर ओज का गुण देखने को मिल सकता है। कैसे, अब आप लोग बोलोगे कि इसकी ब्रीडिंग वैल्यू तो लो है तो इसकी ब्रीडिंग वैल्यू भी लो है, तो दोनों का अगर क्रॉस करवाएंगे, प्रजनन करवाएंगे तो संतति प्राप्त होगी, तो लो ब्रीडिंग वैल्यू की प्राप्त होगी, सही है। अब यहाँ पे लो ब्रीडिंग वैल्यू की प्राप्त नहीं होती है। यहाँ पे आप देखना कि जो संतति होती है उसके अंदर कुछ मात्रा में ये पहले से लो ब्रीडिंग वैल्यू का मेल है और जो संतति है जो मादा है वो भी लो ब्रीडिंग वैल्यू की है, लेकिन जो संतति प्राप्त होती है उसके अंदर ब्रीडिंग वैल्यू इन दोनों से थोड़ी बहुत ज़्यादा आती है। ज़्यादा आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती, जरूरी नहीं है कि हर संतति के अंदर संकर ओज का लक्षण प्राप्त हो। यहाँ पे अगर हाई ब्रीडिंग वैल्यू का मेल है, हाई ब्रीडिंग वैल्यू की फीमेल है, तो जाहिर सी बात है संतति जो होती है इन दोनों से अच्छी श्रेष्ठ होगी। लेकिन यहाँ पे जो संतति होती है वो इन दोनों से श्रेष्ठ हो सकती है। लो ब्रीडिंग वैल्यू मेल से और लो ब्रीडिंग वैल्यू फीमेल से दोनों से श्रेष्ठ हो सकती है। अब एक कंडीशन हो जाती है, इन दोनों कंडीशन से, ये दोनों कंडीशन मैंने आपको बताई, इनसे संकर ओज प्राप्त किया जा सकता है, इनसे संकर ओज का लक्षण प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन अगर
तीसरा अगर टाइप की बात करें जिसमें हाई ब्रीडिंग वैल्यू का मेल लेते हैं, इसका क्रॉस करवाते हैं लो ब्रीडिंग वैल्यू की फीमेल से, ये भी एक संभावना बढ़ सकती है। लो ब्रीडिंग वैल्यू की फीमेल से अपन इसका क्रॉस करवाते हैं, तो जो संतति प्राप्त होती है ये कभी भी संकर ओज नहीं प्रदर्शित करती, ये संकर ओज कभी भी प्रदर्शित नहीं करती। इसका रीजन क्या है, देखो संतति प्राप्त होगी तो इसका हाई ब्रीडिंग वैल्यू का मेल है, लो ब्रीडिंग वैल्यू की फीमेल है, तो इसमें जो गुण आएंगे वो इन दोनों के बीच के आएंगे, मतलब इससे तो ज़्यादा नहीं जाएगा लेकिन इससे ज़्यादा जा सकता है। इसकी संतति या अपन कह सकते हैं संतति की ब्रीडिंग वैल्यू इससे तो ज़्यादा जा सकती है फीमेल से तो, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं जाएगी, इससे ज़्यादा जा सकती है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। और संकरोज क्या कहता है, संकरोज वो लक्षण है जो माता और पिता दोनों से श्रेष्ठ हो। यहाँ पे तो केवल एक से श्रेष्ठ है, फीमेल से श्रेष्ठ है, इससे श्रेष्ठ नहीं हो रहा, इसलिए इसको अपन संकरोज नहीं कहेंगे। चौथा टाइप और हो सकता है जिसमें लो ब्रीडिंग वैल्यू का मेल और हाई ब्रीडिंग वैल्यू की फीमेल ले तो भी वही कंडीशन प्राप्त होती है, संकरोज नहीं प्राप्त होता है, क्योंकि जो संतति प्राप्त होती है वो मेल से तो हाई हो सकती है ब्रीडिंग वैल्यू, लेकिन फीमेल से हाई नहीं होगी। इसलिए ये दो कारण नहीं होते, और संकरोज प्राप्त करने के लिए दो कारण होते हैं, हाई ब्रीडिंग वैल्यू का मेल और हाई ब्रीडिंग वैल्यू की फीमेल। यहाँ पे लो ब्रीडिंग वैल्यू का मेल और लो ब्रीडिंग वैल्यू की फीमेल, ये दो प्रकार के क्रॉस करवा के अपन संकर ओज प्राप्त कर सकते हैं। संकर ओज नेक्स्ट आता है इसके अंदर, संकरण के बाद में नेक्स्ट आता है चयन। चयन का भी अर्थ मैंने आपको बताया था, अच्छी संतति प्राप्त करने के लिए या श्रेष्ठ संतति प्राप्त करने के लिए हाई ब्रीडिंग वैल्यू के नर और मादा का चयन किया जाता है और उनमें आपस में संकरण करवाया जाता है, प्रजनन करवाया जाता है अच्छी संतति प्राप्त करने के लिए, या अपन कह सकते हैं संकर ओज प्राप्त करने के लिए। इस क्रिया को क्या कहा जाता है, चयन, मतलब अच्छे माता पिता का चयन करना, अच्छी संतति प्राप्त करने के लिए अच्छे या वांछित लक्षण वाले नर और मादा का चयन करना क्या कहलाता है, चयन। पांचवा टाइप क्या हो गया, चयन। अच्छी संतति प्राप्त करने के लिए नर और मादा का चयन करना क्या कहलाता है, चयन। अगला कारण हो सकता है इसके अंदर कलिंग, यानी कि छटनी। इसके बारे में अपने डिटेल से पढ़ा था। छटनी का मतलब होता है, कई कारण हो सकते हैं छटनी के, जिसके अंदर जो अवांछित पशु जो होते हैं, जो अपने लिए बेकार है, किसी काम के नहीं है, या अपन कह सकते हैं कि प्रोडक्शन नहीं कर रहे, तो उनका क्या होता है, पशुशाला से निष्कासित कर दिया जाता है, उनको बाहर निकाल दिया जाता है, या तो बेच दिया जाता है या किसी और को दे दिया जाता है, क्योंकि वो अपन को नुकसान ही कर रहे हैं। नुकसान कैसे कि प्रोडक्शन तो वो कर नहीं रहे, लेकिन खाना पीना तो खा ही रहे हैं, इस वजह से अपन को आर्थिक रूप से नुकसान हो रहा है। तो उस नुकसान से बचने के लिए अपन पशु का क्या करते हैं, कलिंग करते हैं, छटनी करते हैं। इस क्रिया को क्या कहा जाता है, छटनी। और ये भी एक प्रकार से उत्पादन संवर्धन बढ़ाने के लिए उपयोगी है, ये भी एक प्रकार से उत्पादन संवर्धन बढ़ाने के लिए, यानी कि उत्पादन का संवर्धन करने के लिए आवश्यक होती है। सातवां टाइप क्या हो गया इसका, अगला अनुमानित प्रजनन मूल्य। अनुमानित प्रजनन मूल्य, अनुमानित प्रजनन मूल्य वह मूल्य होता है जिसके अंदर अपन किसी भी अच्छी संतति प्राप्त करने के लिए नर और मादा का चयन करते हैं। किसके आधार पर, अनुमानित प्रजनन मूल्य के आधार पर। मतलब पशु का प्रजनन मूल्य अपन देखते हैं, नर और मादा का अनुमान लगाते हैं, अपन वास्तव में उसको नहीं कर रहे, उसको अपन अनुमान लगा रहे हैं कि इसकी ब्रीडिंग वैल्यू इतनी हो सकती है, उसके दुग्ध उत्पादन के आधार पर, या अपन कह सकते हैं उसके पेडिग्री के आधार पर। पेडिग्री समझते हो, पेडिग्री का मतलब होता है कि जो उसके पेरेंट्स थे, किसी पशु के पेरेंट्स को देख के, या उसके ग्रैंड पेरेंट्स ही उनको देख के, दादा दादी नाना नानी या उसके माता पिता भाई बहन, इन सब को देख के उस पशु की ब्रीडिंग वैल्यू का अनुमान लगाना, सही है। क्या कहलाता है, अनुमानित प्रजनन मूल्य या अनुमानित ब्रीडिंग वैल्यू कहलाती है, सही है।
इसके आधार पर भी ये भी एक प्रकार से उत्पादन संवर्धन के लिए आवश्यक होता है, जिसके अंदर पे डिग्री के आधार पर या अपन किसी उसके कोई लक्षण के आधार पर अपन उसकी ब्रीडिंग वैल्यू का अनुमान लगाते हैं। अनुमान लगाना और वास्तविक होना दोनों में अंतर होता है। एक तो हो गया अनुमानित ब्रीडिंग वैल्यू, एक होती है वास्तविक ब्रीडिंग वैल्यू। सही है। वास्तविक ब्रीडिंग वैल्यू कैसे पता की जाती है? वास्तविक ब्रीडिंग वैल्यू उसकी संतति के आधार पर पता की जाती है। जैसे कि अपन ने पहले क्या किया, पहले ब्रीडिंग वैल्यू का अनुमान लगाया। सही है। ब्रीडिंग वैल्यू का अनुमान लगाया, ब्रीडिंग वैल्यू को अनुमान लगाने के बाद उसे नर और मादा का, जिसकी ब्रीडिंग वैल्यू का अपन ने अनुमान लगाया है, उसे नर और मादा का अपन ने प्रजनन करवाया। प्रजनन करवाने के बाद जो भी प्रोजेनी प्राप्त होती है, संतति प्राप्त होती है, उस संतति के लक्षणों के आधार पर अपन जो माता पिता थे, जो संतति के माता पिता थे, उसकी ब्रीडिंग वैल्यू का पता लगाते हैं उसे संतति के आधार पर। उसको बोला जाता है वास्तविक ब्रीडिंग वैल्यू। क्या बोला जाता है उसको? वास्तविक ब्रीडिंग वैल्यू। एक होती है अनुमानित ब्रीडिंग वैल्यू, एक होती है वास्तविक ब्रीडिंग वैल्यू। अनुमानित ब्रीडिंग वैल्यू वह होती है जो चयन के समय, पशु के सिलेक्शन के समय, उसमें प्रजनन करवाएंगे तो प्रजनन करवाने के लिए सिलेक्शन करना पड़ेगा नर और मादा का, तो सिलेक्शन करने के समय अपन उसकी ब्रीडिंग वैल्यू का अनुमान लगाते हैं। उसके माता पिता को देखकर, उसके दादा दादी, नाना नानी या उसके भाई बहन को देखकर, या अपन कह सकते हैं उसके लक्षणों को देखकर अपन उसकी पशु की ब्रीडिंग वैल्यू का अनुमान लगाते हैं। उसको बोला जाता है अनुमानित प्रजनन वैल्यू। और जब उनका अनुमान लगा लिया अपन ने, अनुमान लगाने के बाद उनमें आपस में क्या करवाया जाएगा? प्रजनन करवाया जाएगा। प्रजनन करवाने के बाद जो संतति प्राप्त होती है, उस संतति के लक्षणों के आधार पर जो भी अपन ब्रीडिंग वैल्यू पता करते हैं उसको बोलते हैं वास्तविक ब्रीडिंग वैल्यू। और अनुमानित ब्रीडिंग वैल्यू और वास्तविक ब्रीडिंग वैल्यू का अगर आप संबंध बात करें तो संबंधित को क्या कहा जाता है? उसको एक्यूरेसी कहा जाता है। उस संबंध को क्या कहा जाता है? एक्यूरेसी। तो ये हो गया अनुमानित ब्रीडिंग वैल्यू। नेक्स्ट आता है इसके अंदर 8वां प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन दर। प्रतिस्थापन दर ये भी उत्पादन संवर्धन के लिए आवश्यक होती है। प्रतिस्थापन दर क्या होती है? अभी मैंने आपको बताया कलिंग। कलिंग क्या होती है? जैसे कि किसी पशुशाला के अंदर 50 गायें हैं। किसी पशुशाला के अंदर कितनी गायें हैं? 50 गायें हैं। इनमें मैं आपको बोलता हूँ कि इनके अंदर 10 गायें बेकार है, किसी काम की नहीं है, वो प्रोडक्शन नहीं कर रही है। लेकिन 40 गायें जो है वो काम की है, 40 गायें प्रोडक्शन कर रही है। लेकिन 10 गायें ऐसी है जो फ्री का खा रही है, कोई प्रोडक्शन नहीं कर रही है। सही है। दूध उत्पादन नहीं दे रही है, वो अपन पशुशाला को नुकसान दे रही है। तो इनको क्या किया जाता है? उनको पशुशाला से बाहर कर दिया जाता है। इस क्रिया को क्या कहा जाता है? कलिंग। अब इनको जैसे बाहर कर देंगे, इनको बाहर कर देंगे तो बाकी बची हुई कितनी बच जाएगी? पशु कितने पशु बच जाएंगे? 40। सही है। अब इन 10 के स्थान पर दूसरे नए पशु लाए जाते हैं। इन दो अपन ने 10 पशु कलिंग किया था 10 पशुओं का, उन 10 पशुओं के स्थान पर दूसरे अच्छे नस्ल के पशु लेके आते हैं जो अच्छा प्रोडक्शन देते हैं। वापस कितने हो गए? 50 हो गए। तो इसको मतलब बेकार पशुओं को पशुशाला से बाहर निकालना और उनके स्थान पर अच्छे उत्पादन करने वाले पशुओं को लाना क्या कहलाता है? प्रतिस्थापन दर। प्रतिस्थापन दर जितनी ज़्यादा होगी उत्पादन उतना ही ज़्यादा होगा। जाहिर सी बात है, जितने पशु अगर नकारा है, कोई काम के नहीं है, उनको बाहर किया जाता है। बाहर करने के बाद उनके स्थान पर अच्छे पशु लाए जाते हैं। तो जितने ज़्यादा अच्छे पशु लाए जाएंगे, प्रोडक्शन उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा और आर्थिक लाभ उतना ही ज़्यादा होगा। तो ये 8 प्रकार के टाइप होते हैं पशुधन उत्पादन संवर्धन की। सही है। इनके द्वारा अपन उत्पादन को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।